एक समय की बात है। घना जंगल, कलकल करती नदी, किनारे फैले विशाल बरगद के पेड़ की ठंडी छाया। उसी पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त शांत भाव से बैठे हुए थे। वातावरण में एक अजीब सी गंभीर शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी गहरे ज्ञान की प्रतीक्षा कर रही हो। कुछ देर तक चंद्रगुप्त चुप रहा, फिर अचानक उसके मन में चल रहा प्रश्न उसके चेहरे पर आ गया। उसने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो धनवान नहीं बनना चाहता? हर कोई मेहनत करता है, हर कोई कोशिश करता है। फिर भी मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी जीवन भर गरीब ही रह जाते हैं। क्या केवल मेहनत से ही धन कमाया जा सकता है? क्या सिर्फ मेहनत इंसान को अमीर बना सकती है? चंद्रगुप्त की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही जीवन का एक गहरा द्वंद्व भी। यह सुनकर चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही तेज था जो सदियों से नीति, रणनीति और सत्ता के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए था। उन्होंने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, गधा भी भारी बोझ उठाता है, दिन रात खटता रहता है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी गधे को धनवान बनते देखा है? उन्होंने गहरी बात कही, गधे की तरह मेहनत करने वाला इंसान भी जीवन भर गरीब ही रहता है। फिर चाणक्य ने नदी की ओर देखते हुए कहा, लक्ष्मी मेहनत के पीछे नहीं चलती चंद्रगुप्त, लक्ष्मी बुद्धि के पीछे चलती है। धनवान व्यक्ति केवल मेहनत से नहीं बनता, बल्कि वह अपनी बुद्धि से बनता है। चाणक्य बोले, जिस दिन यह बात हर इंसान समझ लेगा, उस दिन समझो कि पूरी कायनात की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि यह संसार मेहनत का नहीं, बुद्धि का खेल है। सच कहूं तो धनवान बनने में मेहनत का 1% भी योगदान नहीं होता। मेहनत केवल मजदूरी के लिए होती है, और मजदूरी उन लोगों के हिस्से आती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, अगर तुम सच में धनवान बनने की राह पर चलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें गधे जैसी मेहनत छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि अपने दिमाग को कैसे काम पर लगाया जाए। जब दिमाग काम करता है, तब हाथ अपने आप आराम पाते हैं। यह सुनकर चंद्रगुप्त के भीतर जैसे कुछ जाग उठा। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, कृपया आज मुझे इन सभी बातों को विस्तार से समझाइए। मुझे बताइए कि बुद्धि का सही उपयोग कैसे किया जाए। चाणक्य ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगा जो तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। फिर उन्होंने कहा, धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताऊंगा जो सदियों से राजाओं को सम्राट और साधारण लोगों को धनवान बनाते आए हैं। ये नियम मेहनत की पूजा नहीं करते, ये बुद्धि की पूजा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हर नियम के साथ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ताकि तुम केवल सुनो नहीं बल्कि समझो भी। चाणक्य की आवाज अब और गूंजने लगी, ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, क्योंकि ये शब्द केवल ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। बरगद के पत्ते हवा में हिले, नदी की धारा बहती रही, और वहीं से शुरू होने वाला था धन, बुद्धि और साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य। तो चलिए जानते हैं वो कौन से नियम हैं। नियम नंबर 1, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, धन का पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो यह जानता है कि कब, किसके लिए और कितना परिश्रम करना है, वही व्यक्ति लक्ष्मी को अपने पास रोक पाता है। चाणक्य बोले, केवल मेहनत करने से धन नहीं आता। मेहनत को जब नीति और बुद्धि की दिशा मिलती है, तभी वह फल देती है। बिना दिशा की मेहनत वैसी ही होती है जैसे हवा में उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा। वह बहुत घूमता है, बहुत उड़ता है, लेकिन कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था सुधांशु। सुधांशु बेहद मेहनती था। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में उतर जाता, दिन भर हल चलाता, पसीना बहाता, और शाम ढलने तक काम करता रहता। लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती। कारण यह नहीं था कि वह मेहनत नहीं करता था, बल्कि यह था कि उसे मौसम की समझ नहीं थी। चाणक्य आगे बोले, सुधांशु न तो बारिश के समय को समझता था, न मिट्टी की नमी को, न यह जानता था कि किस मौसम में कौन सी फसल बोनी चाहिए। उसी गांव में एक दूसरा किसान रहता था। उसका नाम था बीका।
बीका सुधांशु की तुलना में बहुत कम मेहनत करता था। वह साल में केवल 2 बार खेत में जाता, एक बार बुवाई के समय और दूसरी बार कटाई के समय। लेकिन बीका मौसम के संकेतों को पढ़ता था। वह बादलों की दिशा देखता था, हवा की गति समझता था, मिट्टी की नमी को परखता था। बीका जानता था कि बारिश कब आएगी, कौन सी फसल उस समय सबसे अधिक फल देगी। नतीजा यह हुआ कि सुधांशु का खेत बंजर पड़ा रहता, जबकि बीका का खेत सोने की तरह चमकता। एक दिन परेशान होकर सुधांशु ने मूला से कहा, भाई तू इतना कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बाजार में हाथों हाथ बिक जाता है, और मैं दिन रात खटता हूं, फिर भी खाली हाथ रह जाता हूं। बीका हंसा और बोला, सुधांशु, मेहनत तो तू मुझसे ज्यादा करता है, लेकिन बिना दिमाग के। मैं मेहनत कम करता हूं, पर अपनी मेहनत को सही दिशा देता हूं। कहानी समाप्त करते हुए चाणक्य ने कहा, देखो चंद्रगुप्त, इस दुनिया में ज्यादातर लोग सुधांशु की तरह हैं। वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बुद्धि के बिना। उन्होंने आगे समझाया, बुद्धि का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि का अर्थ है व्यावहारिक समझ। मान लो तुम एक दुकानदार हो, सिर्फ सामान बेचने से धन नहीं आता, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आता है। अगर सर्दी का मौसम है और एक दुकानदार केवल पुराने तरीके से ऊनी कपड़े ही बेचता रहे, वह मेहनत तो कर रहा है, लेकिन बुद्धिमान दुकानदार यह देखेगा कि लोग चाय की दुकानों पर ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं, तो वह क्या करेगा? वह चाय का स्टॉल लगा देगा। कम मेहनत लेकिन ज्यादा कमाई। अंत में उन्होंने कहा, यही चाणक्य नीति है। बुद्धि में किया गया निवेश दुनिया का सबसे बड़ा निवेश होता है। नियम नंबर 2, धन को पकड़ने से पहले स्वयं को संभालो। चाणक्य ने गंभीर दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, चंद्रगुप्त, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। जिस प्रकार किसी वन्य पशु को बांधने से पहले स्वयं को मजबूत करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार धन को प्राप्त करने से पहले स्वयं को संभालना अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा नियम यह है, धन दौलत के आगमन से पहले संयम और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन आने से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाता है, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती हैं जहां आत्म नियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम का धन रेत के महल के समान होता है, जिसे प्रलोभन की लहरें एक ही क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। फिर उन्होंने एक गहरी उपमा दी। कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि उसकी जड़ें कमजोर हों, तो चाहे तुम कितना भी पानी डाल दो, वह वृक्ष अंततः सूख ही जाएगा। संयम ही वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है इच्छाओं पर उसी प्रकार विजय प्राप्त करना जैसे एक योद्धा अपने शत्रु पर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक अश्व के समान है। यदि उसे लगाम न दी जाए तो वह तुम्हें कहां ले जाएगा, कोई नहीं जानता। धन के संदर्भ में चाणक्य ने स्पष्ट किया, यह लगाम 3 स्तरों पर बांधनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम का अर्थ है शरीर को अनावश्यक भोजन, अति भोग और अत्यधिक विश्राम से बचाना। यदि कोई राजा प्रतिदिन भोज विलास में लिप्त रहे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और राज्य संचालन में थकान आ जाएगी। संयम से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर ही कर्म करने की वास्तविक शक्ति देता है। और मानसिक संयम का स्वरूप है क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। क्रोध में लिया गया निर्णय युद्ध में आवेशपूर्ण आक्रमण के समान होता है, जो प्रायः विनाशकारी सिद्ध होता है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, याद रखो, जब तुम्हारा क्रोध भड़के, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या यह निर्णय धन को बढ़ाएगा या घटाएगा? अंत में चाणक्य ने सबसे सूक्ष्म संयम की बात कही। आर्थिक संयम सबसे कठिन है। हर व्यय से पूर्व स्वयं से प्रश्न करो, क्या यह आवश्यक है? उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, धन को व्यर्थ में नष्ट करना लक्ष्मी का अपमान है, और जहां अपमान होता है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं, वह मौन होकर चली जाती है। इसलिए चंद्रगुप्त, धन को जीतने से पहले स्वयं को जीतना सीखो, क्योंकि जो स्वयं पर शासन कर लेता है वही धन और राज्य दोनों पर अधिकार रखता है। नियम नंबर 3, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। चाणक्य ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, अब तीसरे नियम को सुनो। यह नियम धन की देह नहीं, धन की आत्मा है। वे बोले, धन कमाना एक कला है जैसे शिकारी का बाण चलाना, परंतु धन को बचाना और बढ़ाना नीति का वास्तविक चातुर्य है। जो पुरुष धन को जहां तहां व्यय कर देता है वह लक्ष्मी का अपमान करता है, और लक्ष्मी अपमान सहन नहीं करती, वह तुरंत स्थान परिवर्तन कर लेती है। इसीलिए खर्च की नीति बनाओ।
हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो, जैसे राज्य का कोषाध्यक्ष एक एक लेखा संभाल कर रखता है। कल्पना करो कि धन एक अग्नि है। यदि वह अनियंत्रित जले तो सब कुछ भस्म कर देगी, लेकिन यदि नियोजित रूप से जले तो वही अग्नि प्रकाश और ऊष्मा देगी। चाणक्य बोले, याद रखो, कमाने से बड़ी होती है खर्च करने की नीति, क्योंकि कमाई क्षणिक हो सकती है पर सही खर्च का प्रबंधन शाश्वत समृद्धि लाता है। अर्थशास्त्र में कहा गया है, नियोजित व्यय ही धन वृद्धि का कारण बनता है। फिर चाणक्य ने व्यय का स्पष्ट सूत्र दिया। चंद्रगुप्त, अपने खर्च को 4 भागों में बांटो। पहला आवश्यक, दूसरा वांछित, तीसरा बचत और चौथा दान। पहला आवश्यक व्यय, जो जीवन को चलाए, भोजन, वस्त्र और आवास। दूसरा वांछित व्यय, जो सुख के लिए हो परंतु सीमित हो। तीसरा बचत, जो भविष्य में धन को बढ़ाने का आधार बने। और चौथा दान, जो लक्ष्मी को प्रसन्न रखे। यदि तुम्हारी आय 10 मुद्राओं की हो तो 4 आवश्यक में, 3 वांछित में, 2 बचत में और 1 दान में लगाओ। यह नीति धन को अपमानित होने से बचाती है और उसे घर में बांध कर रखती है। नियम नंबर 4, समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखकर कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य, अब हम चौथे नियम पर पहुंचे हैं जो समय की महिमा का गान करता है। वे बोले, यह नियम केवल राजा के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अमूल्य ज्ञान का खजाना है। जिस पुरुष ने समय को व्यर्थ गंवाया, उसने अनजाने में असंख्य स्वर्ण मुद्राएं खो दी। उन्होंने स्पष्ट किया, समय का सदुपयोग करने वाला ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि देवी आलस्य के निवास से सदैव दूर भागती है। फिर उन्होंने कहा, हर क्षण एक अवसर है, जैसे बीज बोने का सही समय। यदि उस समय बीज न बोया जाए तो बाद में रोने से कुछ नहीं मिलता। समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। वेदों और उपनिषदों में काल को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। फिर एक सरल सत्य बताया, जीवन में हर व्यक्ति को समान रूप से 24 घंटे मिलते हैं। एक अमीर सेठ के पास भी 24 घंटे हैं और एक गरीब भिखारी के पास भी 24 घंटे। चाणक्य ने प्रश्न किया, तो अंतर कहाँ है? अंतर है उपयोग में। उन्होंने आगे कहा, गरीब व्यक्ति अपने 24 घंटे व्यर्थ चिंतन, गलत संगति और नकारात्मक विचारों में घंवा देता है। वह सोचता रहता है, मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति, एक सफल राजा या व्यापारी अपने 24 घंटे योजना, परिश्रम और चिंतन में लगाता है। वह सुबह उठकर योजना बनाता है, दिन में कार्य करता है और शाम को आत्ममंथन करता है। यही अंतर है, एक ओर विनाश, दूसरी ओर समृद्धि। समय का सदुपयोग बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। और याद रखो, चंद्रगुप्त, राज्य संचालन में 1 मिनट की देरी भी शत्रु को लाभ पहुंचा सकती है। नियम नंबर 5, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम उस नियम पर पहुंच चुके हैं जो बुद्धि की महिमा का उद्घोष करता है। यह नियम केवल धन संचय का रहस्य नहीं है, बल्कि जीवन की सच्ची समृद्धि का आधार है। धन को वस्तुओं में मत लगाओ, आभूषणों में मत उलझाओ, महलों में मत फंसाओ, धन को बुद्धि में लगाओ। उन्होंने समझाया, ज्ञान की वृद्धि ही वास्तव में धन को आकर्षित करती है। बुद्धि में किया गया निवेश धन का मूल स्रोत होता है। चाणक्य बोले, जो बुद्धिमान होता है वह अवसरों को पहचान लेता है, जोखिमों से स्वयं को बचा लेता है और सही निर्णय लेकर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, विद्या परमम धनम, अर्थात विद्या ही परम धन है। यह कथन उपनिषदों से लिया गया है, जहां विद्या को ऐसा धन माना गया है जो न चोरी होता है, न नष्ट होता है और न ही छिन सकता है। कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी जड़ें हैं बुद्धि। यदि जड़ें मजबूत हों तो आंधी तूफान भी वृक्ष को गिरा नहीं पाते, लेकिन यदि जड़ें कमजोर हों तो थोड़ा सा झटका भी विनाश ला देता है। चाणक्य ने आगे कहा, बुद्धि निवेश का अर्थ है धन को केवल वस्तुओं में नहीं, ज्ञान में लगाना। बुद्धि से लिए गए निर्णय हमेशा सटीक होते हैं। एक राजा जो बिना सलाह के युद्ध करता है अक्सर हार जाता है, लेकिन विद्वान राजा जैसे विक्रमादित्य ने बुद्धि और विवेक से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ग्रंथ पढ़ो, अर्थशास्त्र सीखो, नीति शास्त्र समझो और सदैव गुरुओं से सीखते रहो। उन्होंने आगे कहा, सभा में विद्वानों को आमंत्रित करो, क्योंकि राज्य में बुद्धिमान सलाहकार ही धन और समृद्धि को बढ़ाते हैं। एक ऐसा सलाहकार जो अर्थव्यवस्था को समझता है,
वही करों को सही ढंग से लगाता है और राज्य को दीर्घकालीन समृद्धि की ओर ले जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, याद रखो, धन खर्च हो सकता है लेकिन बुद्धि बढ़ती है, और जो बुद्धि में निवेश करता है लक्ष्मी उसी के चरणों में स्वयं आकर बैठ जाती है। नियम नंबर 6, बुद्धि को अपना धन बनाओ। चाणक्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, बुद्धि को अपना धन बनाओ। यह वाक्य केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो प्राचीन युग से लेकर आधुनिक काल तक हर सफल पुरुष का मूल आधार रहा है। बुद्धि में किया गया निवेश सभी निवेशों से श्रेष्ठ है। इसे अपनाओ, धन स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा, कल्पना करो एक ऐसा राज्य जहां सोने चांदी की नदियां बहती हों, खजानों की दीवारें आकाश को छूती हों, लेकिन उस राज्य का शासक अज्ञान के अंधकार में डूबा हो। तो क्या वह राज्य स्थायी रह सकता है? क्या वह धन कभी सुख दे सकता है? फिर आचार्य ने स्वयं उत्तर दिया, कभी नहीं, क्योंकि असली धन तिजोरियों में नहीं, मस्तिष्क की कोठरियों में संचित होता है। ज्ञान का भंडार, विवेक का प्रकाश और बुद्धि का तेज, यही वास्तविक संपत्ति है। यह धन न चोरी होता है, न नष्ट होता है और न ही समय के साथ मुरझाता है। यह तो निरंतर बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक वट वृक्ष एक छोटे से बीज से हजारों शाखाओं में फैल जाता है। बुद्धि को धन बनाने का अर्थ है हर क्षण को निवेश का अवसर समझना, हर पुस्तक से सीखना, हर अनुभव से ज्ञान लेना और हर गलती को सबक में बदल देना। यही वह निवेश है जो ब्याज पर ब्याज देता है। चंद्रगुप्त की ओर देखकर चाणक्य बोले, क्या बुद्धि केवल किताबी ज्ञान है? नहीं, बुद्धि वह ज्वाला है जो मन को प्रज्वलित करती है, निर्णयों को दिशा देती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बना देती है। प्राचीन अर्षि कहते थे, विद्या विनयम ददाति, अर्थात विद्या विनम्रता देती है। लेकिन आज के युग में जब संसार तीव्र गति से बदल रहा है, बुद्धि का अर्थ है निरंतर सीखते रहना। कल्पना करो एक योद्धा जो तलवार चलाने में निपुण हो पर रणनीति से अनभिज्ञ हो, क्या वह युद्ध जीत सकता है? ठीक वैसे ही व्यापार में केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से उसे संभालना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना ही असली कला है। आगे आचार्य ने गंभीरता से कहा, हे चंद्रगुप्त, तुम्हारा राज्य मौर्य साम्राज्य विशाल है, शक्तिशाली है, पर उसकी नींव बुद्धि पर टिकी है। यदि बुद्धि से जुड़े रहोगे तो धन स्वयं तुम्हारा दास बन जाएगा। अंत में उन्होंने गूढ़ सत्य रखा, हम चाहे जितना घूम फिर लें, निष्कर्ष एक ही है, असली धन तुम्हारे दिमाग में बसता है। यदि तुम्हारा मन सही दिशा में है, यदि शिक्षा और ज्ञान की जड़ें गहरी हैं, तो समृद्धि स्वतः तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम कभी गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि गरीबी बाहरी वस्तुओं की कमी है, आंतरिक प्रकाश की नहीं। जैसे एक नदी अपने स्रोत से समुद्र तक बहते हुए हर किनारे को स्पर्श करती है, यही बुद्धि का प्रवाह है जो जहां पहुंचती है वहां समृद्धि जन्म लेती है। नियम नंबर 7, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। अब हम 7वें नियम पर पहुंचे हैं। यह नियम हमें अवसरों की चेतना का पाठ पढ़ाता है। धन और समृद्धि केवल मेहनत या बुद्धि से नहीं आती, बल्कि सही अवसर को पहचानने और भुनाने से आती है। अवसर जीवन के बीज हैं, इन्हें बो तो वन उगता है, अन्यथा केवल रेगिस्तान बिछता है। जो व्यक्ति अवसर को देखता, समझता और पकड़ता है, वही लक्ष्मी का असली स्वामी बनता है। प्राचीन नीति में अवसर को काल का उपहार कहा गया है। ऋग्वेद में समय का वर्णन एक चंचल पशु के रूप में किया गया है। यदि सजग ना हो तो यह हाथ से फिसल जाता है। अवसर भी ऐसा ही है, क्षणिक, चंचल और मूल्यवान। उपनिषदों में अवसर को संयोग माना गया है, परंतु यह केवल संयोग नहीं है, यह कर्म और भाग्य का संगम है। जहां परिश्रम और बुद्धि मिलते हैं, वहां अवसर सोने की तरह चमकता है। जो व्यक्ति अपने श्रम, योजना और बुद्धि से इसे पहचान लेता है, वही वास्तविक सफलता पाता है। चाणक्य ने नीति का सूत्र दोहराया, उद्योगेन ही सिद्धति कार्याण। केवल प्रयास और सजगता से ही कार्य सिद्ध होते हैं, और उद्योग यानी सतत मेहनत और सतर्क बुद्धि अवसर पहचान का पहला चरण है। जो इसे भुनाता है वही अमीर बनता है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो राजकुमार, अवसर कभी रुकता नहीं। यदि तुम सजग और तैयार रहोगे तो धन और समृद्धि स्वयं तुम्हारे पास आएगी। यदि आलसी और अनियंत्रित रहोगे तो समय और अवसर दोनों फिसल जाएंगे। इस प्रकार छठा नियम हमें सिखाता है, धन और सफलता उन हाथों में आती है जो सजग, सतर्क और कर्मठ होते हैं। नियम नंबर 8, धन को रोकने की कला सीखो। चाणक्य ने गंभीरता से कहा,
हे चंद्रगुप्त, अब हम 8वें नियम पर पहुंचे हैं। यह नियम हमें धन संरक्षण की सूक्ष्म कला सिखाता है। कमाई तो सरल है, लेकिन उसे बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना और सही दिशा में लगाना ही सच्ची बुद्धि है। धन रोकने की कला वह चतुराई है जो अमीर और स्थिर जीवन की नींव बनाती है। जो व्यक्ति कमाता है लेकिन खर्च में या सुरक्षा में लापरवाह है, वह कभी सच्चे समृद्धि का आनंद नहीं ले सकता। धन को केवल एक जगह संग्रह मत करो, इसे विभिन्न स्रोतों और मार्गों में विभाजित करो, ताकि यदि एक माध्यम से हानि हो भी जाए तो बाकी धन सुरक्षित रहे। प्राचीन अर्थशास्त्र कहता है कि संरक्षण ही वृद्धि का आधार है। यदि धन को केवल एक द्वार से रखा जाए और उसी में आग लग जाए तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए संतुलन, विवेक और दूरदर्शिता आवश्यक है। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना करो एक राजा अपने राज्य का खजाना केवल एक कमरे में रखता है। यदि वहां चोरी या आग लग जाए तो राज्य की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। परंतु वही राजा खजाने को कई कोषों में विभाजित कर रखे तो नुकसान का प्रभाव न्यूनतम रहेगा। धन का यही संरक्षण है, सुरक्षा और विवेक का संगम। व्यावहारिक रूप से इसे अपनाने के लिए आय का एक हिस्सा बचत में रखो, निवेश को विभाजित करो, सट्टा, व्यापार, जमीन, सोना आदि। अनावश्यक खर्च से बचो। आपातकालीन निधि हमेशा तैयार रखो। हे चंद्रगुप्त, इस कला को सीखकर ही धन स्थायी बनता है। जो इसे नहीं समझता वह चाहे कितना भी कमाए, वह हमेशा अस्थिर और असुरक्षित रहता है। सचमुच धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सुरक्षित, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से रोकना ही असली कला है। इस प्रकार 7वां नियम हमें सिखाता है, धन को केवल कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरह से रोकना और संरक्षित करना ही स्थिर समृद्धि है। दोस्तों, आज हमने चाणक्य के उन 8 अनमोल नियमों को जाना जो किसी भी व्यक्ति को केवल धनवान ही नहीं बनाते, बल्कि उसे समृद्धि, स्थिरता और बुद्धिमत्ता का मार्ग भी दिखाते हैं। चाणक्य ने सदियों पहले यह सिद्ध कर दिया था कि धन केवल हाथ में रखने से नहीं आता, बल्कि दिमाग और निर्णय में रखा जाता है। असली अमीरी केवल पैसों में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और बुद्धि के प्रयोग में छिपी है। तो हे चंद्रगुप्त और आप सभी दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत केवल थकावट न बने, बल्कि सच्ची समृद्धि, सम्मान और शक्ति का कारण बने, तो इन 8 नियमों को अपने जीवन में उतारो। याद रखो, बुद्धि से बंधे रहो, अवसर पहचानो, धन को सही तरह से रोको और लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी चाणक्य नीति अपनाऊंगा, ताकि हम जान सकें कि आप भी अपने जीवन में इन 8 अमूल्य नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यही है चाणक्य की शिक्षा, यही है सच्ची अमीरी का मंत्र और यही है वास्तविक समृद्धि की राह।